गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग एलगी का क्या कंप्लीट कर लेते बेटा, स्ट्रक्चर वाला पोर्शन स्टार्ट किए थे और उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको याद करवाया था, बायोनिमोनिक्स, बायोट्रिक्स, जिसमें यूनिसेलुलर एलगी कौन से होते हैं, कॉलोनियल कौन से होते हैं, फिलामेंटस कौन से होते हैं और मेराइन नेचर्स के एलगी कौन से होते हैं। अच्छा, मैंने वो यहाँ पर स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में ही उसको याद करवा दिया था। ये एग्जांपल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और जो भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर दिए थे ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है। तो इन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, हमारी इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया जिसमें हमने हिस्ट्री बैकग्राउंड देखा था, साइंटिस्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अप्रोच किए थे। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने उसका नेचर यानी कि हैबिटेट हमने देखा था बेटा, कि हैबिटेट उसका क्या होगा, किस नेचर के होंगे। थर्ड में हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और स्ट्रक्चर में हमने केवल अभी तक एग्जांपल्स को क्या किए थे, याद किए थे। आज वाली क्लास में स्ट्रक्चर से रिलेटेड रिमेनिंग पोर्शन जो भी होगा बेटा, जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट होंगे जो लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नहीं देखा था, उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसको देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए बेटा तो मैंने ऑलरेडी आपके बोर्ड पे लिख दिया है सारे टर्म्स को, और इससे बाहर आपको नीट या एम्स के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट है बेटा, आप एक बार इसको अच्छे से आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और उसके बाद चीजों को इसके बाद एनसीईआरटी बुक से और उसके बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगा, दिशा का मटेरियल या तो जो भी मटेरियल आपके पास होंगे आपके स्कूल या तो कोचिंग की तरफ से, उस मटेरियल को एक बार आप जरूर क्या करें, उसको रीड करें। चलिए, अगर बात करें अपने स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने वो वाले पॉइंट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है जो अर्लियर क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम लोग रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को, रिमेनिंग जो पोर्शन है बेटा, रिमेनिंग जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में बेटा, एल्गी आर थायलॉइड इन नेचर, इट मींस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। दिस वन इज स्टेम, STEM। हो सकता है लाइट के फ्लक्चुएशंस के कारण यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो एल्गी आर थायलॉइड इन नेचर, it means it can not be differentiated into root, stem and leaves. It means, अब देखो मैंने क्या बताया था कि एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। थैलोफाइटा यानी कि एल्गी। अब थैलोफाइटा का मतलब क्या मैंने बताया था कि थैलोफाइटा इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइटा मींस प्लांट। यानी थैलस यानी कि थैलॉइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि थैलस का मतलब होता है कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वैसी प्लांट, वैसा स्ट्रक्चर जिसको हम रूट या स्टेम या तो लीव्स में डिफरेंशिएट ना कर पाए, उसको अलग अलग डिवाइड ना कर पाए, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन, थैलस लाइक स्ट्रक्चर या तो थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उस प्लांट को हम कौन सा बोलते हैं भाई, थैलोफाइटा बोलते हैं, जिसके अंदर में क्या आती है, एल्गी आती है। आया समझ में। इट मींस एल्गी के अंदर बेटा ना ही रूट जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ना ही लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ना ही स्टेम जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इट मींस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स बिकॉज़ इट इज थैलॉइड इन नेचर, क्योंकि इसके पास थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट है बेटा, एल्गी आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ and below the sheath cell wall is present which is made up of cellulose and pectin। अब यहां से दो वर्ड आता है कि एक तो इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है भाई, म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है ना। ये पॉलीसैकेराइड नेचर के एक शीथ प्रेजेंट होते हैं बेटा इनके स्ट्रक्चर के बाहर, म्यूसिलेजिनस शीथ, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। चाहो तो आप लिख लो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या करता है भाई, हेल्प करता है। वैसे ये एनसीईआरटी ने शायद इस पॉइंट को कवर नहीं किया है, लेकिन तब भी हम लोग जब म्यूसिलेजिनस शीथ देख रहे हैं तो लोकोमोशन वाले भी पॉइंट को समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, एल्गी जो है अगर उसको मूवमेंट करना होता है तो उसकी जो आउटर लेयर है बेटा, म्यूसिलेजिनस शीथ का जो बना हुआ है, वो क्या करता है, केमिकल सेक्रेट करता है, और केमिकल्स के अपोजिट साइड, जैसे मान के चलो ये एक एल्गी है, अगर ये केमिकल इस साइड सेक्रेट करता है तो इसकी मूवमेंट किस साइड होगी, इस साइड होगी। आया समझ में। जैसे मान के चलो एक बाइक है या कोई कार है, तो कार में जो स्मोक होता है यानी जो धुआं होता है वो क्या होता है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, बैक साइड में अगर रिलीज हो रहा है तो इस साइड में कार आगे भागेगी। आया समझ में। कार किधर जाएगी, इस साइड में, और जो स्मोक है वो बैक साइड से रिलीज होगा। तो वैसे ही यहाँ पर एल्गी का भी कॉन्सेप्ट है। ये जो म्यूसिलेजिनस शीथ अगर सब्सटेंस को रिलीज करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। इस कॉन्सेप्ट को बस एक बार सुन लो, चाहो तो आप अपने
नोटबुक में लिख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज शायद एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को कवर नहीं किया, एक बार हम लोग बुक में देख करके उसको कंफर्म कर लेंगे। चलो, तो एल्गी आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ, इसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होता है बेटा, एंड बिलो द शीथ यानी उस शीथ के नीचे, है ना, जो म्यूसिलेजिनस शीथ है उस शीथ के नीचे क्या देखने को मिलेगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट, है ना, म्यूसिलेजिनस शीथ बिलो द म्यूसिलेजिनस शीथ सेल वॉल, है ना, सेल वॉल इज प्रेजेंट which is made up of cellulose and pectin। उस म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा बेटा, और सेल वॉल प्लांट का क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का। यहाँ पर हमें याद रखना है कि सेलुलोज के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है। आया समझ में? तो ये तो हमारा हो गया भाई कि सबसे बाहर का लेयर क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ क्या चीज के लिए रिस्पांसिबल होता है, लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन कैसे होगा भाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी जिस साइड केमिकल रिलीज हो रहा है उस साइड नहीं होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया कि उस म्यूसिलेजिनस शीथ के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और वो सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, तो सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको नीट के क्वेश्चंस क्या कराएंगे बेटा, सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विंग एक्वेटिक वाटर कंडक्शन। विंग एक्वेटिक, ये प्लांट भाई कहां पर था, एक्वेटिक नेचर का था, प्लांट पानी में था ना, जो हम प्लांट अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिवॉल्यूशन, इवोल्यूशन के बेस पर। तो इवोल्यूशन के बेस पर जो प्लांट है बेटा वो क्या था भाई, तो पानी में प्रेजेंट है। थैलोफाइटा कहां पे है, वाटर में प्रेजेंट है, एंड ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है और मेराइन वाटर में प्रेजेंट है। कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया था, ट्रेंटाफोलिया और स्लोथ करके जो टेरेस्ट्रियल में भी प्रेजेंट है, या तो किसी एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट है, या तो सिम्बायोट्स में लाइकेन मैंने एग्जांपल दिया था जो प्रेजेंट है। लेकिन मोस्टली जो एल्गी है वो क्या है बेटा, मोस्टली जो एल्गी है वो क्या होते हैं, तो मोस्टली एल्गी होते हैं एक्वेटिक नेचर के, यानी कि उनकी जो हैबिटेट है, उनका जो लाइफ है वो कहां से शुरू होगा, पानी से, और कहां पे खत्म हो जाएगा, पानी पे ही खत्म हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या है, बीइंग एक्वेटिक, अगर वो पानी में ही है तो उसको पानी की क्या जरूरत है, सर्वाइव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, फूड चाहिए, फूड के लिए फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल आपने 10th में पढ़ा होगा, रॉ मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, क्या चाहिए CO2, क्या चाहिए सनलाइट, CO2 सनलाइट ऊपर से मिल रहा है, पानी में इसकी जिंदगी है, किसी चीज की कमी है क्या, किसी भी चीज की इसकी कमी नहीं है इसके लाइफ में। तो भैया बीइंग एक्वेटिक वाटर कंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, वाटर का कंडक्शन रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि पानी में ही है। जब हम पानी में ही है तो हमें कंडक्शन करने के लिए क्या जरूरत है, हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी। अगर वो पानी में नहीं था तब तो उसने क्या डेवलप किया था, रूट डेवलप किया था, ताकि नीचे से पानी को हम लेकर के जाए। आया समझ में? तो वही है, बीइंग एक्वेटिक वाटर कंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई वास्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। और वास्कुलर टिश्यू क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं बेटा, वास्कुलर सिस्टम का पार्ट है ब्लड वेसल, जिसमें हमने आर्टरी, वेन और कैपिलरीज पढ़ा, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो जिस प्रकार से हमारी बॉडी में वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिसमें हम ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं जिसके अंडर में, जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज डिस्कस करते हैं, तो वैसे ही प्लांट बॉडी में भी हमारे यहाँ वास्कुलर जो सिस्टम है वो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। वैसे ही प्लांट सिस्टम में भी क्या होता है बेटा, प्लांट बॉडी में भी एक वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है भाई, वाटर को या तो फूड को क्या करता है, ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर की कंडक्शन की बात करूं कि भाई नीचे से, यानी जो रूट में जो वाटर अब्सॉर्ब किया है रूट ने सॉइल से, तो उस वाटर को ऊपर लीफ तक ले जाने के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू, और उसका नाम क्या बेटा, जाइलम। और जैसे ही कोई फूड की सिंथेसिस होती है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और उससे जो फूड पूरी बॉडी में, प्लांट बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, एक वास्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम क्या बेटा, फ्लोएम प्रेजेंट है। अब सुनो, ये जो एल्गी है बेटा, ये पानी में ही है, ये एक्वेटिक नेचर का है, तो इसको पानी कहीं से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ऑल पार्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जितने भी पार्ट है एल्गी, जैसे मान के चलो ये एक एल्गी है, तो एल्गी के हर एक पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सेल्फ प्रिपेयर, मतलब सेल्फ ही फोटोसिंथेसिस भी क्या करता है, या फूड प्रिपेयर करता है। आया समझ में? अब हर पार्ट जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी हर पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल रूट वाला पोर्शन ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, लीफ तो कभी वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। नहीं, जो एक्वेटिक प्लांट है, यानी जो थैलोफाइटा है, जो थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट जो एल्गी हैं, इनके हर एक पार्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, हर एक पार्ट सनलाइट को
पार्ट सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है और हर एक पार्ट फोटोसिंथेसिस क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। दैट्स व्हाई इसको जाइलम और फ्लोएम की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको वाटर को कंडक्ट ही नहीं करना है, इसको फूड को कंडक्ट ही नहीं करना है। हर एक पार्ट क्या है, हर एक सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हर एक सेल जो है वो क्या कर रहा है भाई, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में कैपेबल है। तो इसलिए यहां पर पॉइंट है बीइंग aquatic water conduction is not required, that's why vascular tissue that is xylem and phloem are absent। यहां पर जाइलम और फ्लोएम क्या होता है बेटा, absent होगा, टोटली absent होगा, याद रखना है ना। एक एक पॉइंट आपको नीट में क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बस छोटे छोटे पॉइंट में आपको कवर करवाए हैं, हर एक पॉइंट आपका नीट का क्या बेटा एक क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ जी, हमने क्या क्या देख लिया। तो हमारा पहला पोर्शन इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने हिस्ट्री अप्रोच, साइंटिस्ट अप्रोच देखे। सेकंड हमने हैबिटेट, वहां से भी हमने एग्जांपल्स निकाला कि भाई ट्रेंटाफोलिया था, स्लॉथ था, या तो लाइकेंस करके कुछ ऐसे भी एल्गी थे जो क्या थे भाई, ये एक्वेटिक नेचर ना होकर के अदर हैबिटेट को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। इसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर कौन सा है, फिलामेंटस कौन सा है, कॉलोनियल कौन सा है, या मेराइन नेचर्स के एल्गी कौन से है। वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां से नीचे में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो आपको एनसीईआरटी ने कवर किया, या जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस पोर्शन को भी आज वाली क्लास में हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो हमारा स्ट्रक्चर भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आता है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये क्या होगा बेटा, फोटो ऑटोट्रोपिक होंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, वो भी सेल्फ परफॉर्म करेंगे, है ना। मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आप चाहो तो वो वीडियोस को देख करके आपको कॉन्सेप्ट को समझना है तो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रोपिक एक्चुअली में होता क्या है। फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब मैंने क्या होता है, जो सनलाइट से फूड को क्या करे, सिंथेसिस करे। और कीमो ऑटोट्रोपिक क्या होता है, जो केमिकल्स के हेल्प से फूड को सिंथेसिस करे। तो ये फोटो ऑटोट्रोपिक यानी कि फोटोसिंथेटिक नेचर का इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है बेटा पिगमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चाहे तो ये पिगमेंट्स को हम स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मैंने पिगमेंट्स को अलग यहाँ पे रखा है, क्योंकि पिगमेंट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आगे हमें क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, और पिगमेंट से अलग नीट में क्वेश्चन अलग टाइप के बनते हैं। इसलिए मैंने पिगमेंट्स को स्ट्रक्चर में ना करके मैंने अलग से इसको हेडिंग करके आपको क्या क्या पढ़ाया है। पिगमेंट्स की बात की जाए बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स, है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा, इसकी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसमें क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ एल्गी, व्हाइल क्लोरोफिल बी, सी, डी आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल टाइप ऑफ एल्गी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है बेटा, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बॉडी में, जिसके कारण कलर शो करेगा पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब ही होता है कलर बेटा, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, जो भी कलर आप बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस में पिगमेंट्स बोलते हैं। तो पिगमेंट्स जो है बेटा, इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी कि कलरफुल आपको एल्गी देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा पिगमेंट्स प्रेजेंट है, कौन सा कलर ओरिएंट करने वाला केमिकल्स उनमें क्या है प्रेजेंट। और केमिकल्स इसमें क्या है भाई, जो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और वो क्लोरोफिल क्या है बेटा, एक्चुअली में अगर हम ऑल टाइप ऑफ एल्गी की बात करें, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो, चाहे वो रेड एल्गी हो, आगे जाकर के आपको एल्गी को 3 पार्ट में क्लासिफाइड करना है। 3 टाइप्स ऑफ क्लास एल्गी हमें आगे जाकर के स्टडी करना है बेटा क्लासिफिकेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी भी बोलते हैं, और रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी। टोटल 3 टाइप्स ऑफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, एल्गी देखने को मिलेंगे। अब सुनना, जो ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो, चाहे वो क्या हो भाई, रेड एल्गी हो, इन तीनों में कॉमन क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स। तो वही पॉइंट है कि क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन आर यूनिवर्सली प्रेजेंट, व्हाइल क्लोरोफिल बी, सी, डी आर आल्सो प्रेजेंट इन इंडिविजुअल टाइप ऑफ एल्गी। कहने का मतलब है यूनिवर्सली प्रेजेंट पिगमेंट्स कौन से होंगे, तो आपको 100% आंख बंद करके टिक इस पे लगाना है, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। इसके अलावा जब हम ग्रीन एल्गी में जाएंगे तो ग्रीन एल्गी में हमें क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ में वहां पर क्लोरोफिल बी भी देखने को मिलेगा। जब हम ब्राउन एल्गी में जाएंगे तो क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमें क्लोरोफिल सी देखने को मिलेगा। जब हम रेड एल्गी में जाते हैं तो वहां पर क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्लोरोफिल डी वहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि ए और बी, ये सॉरी, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन सभी में प्रेजेंट है, यूनिवर्सली प्रेजेंट पिगमेंट
पिगमेंट्स इन ऑल टाइप ऑफ एल्गी। बट अगर हम क्लोरोफिल बी, सी और डी की बात करें बेटा, तो अलग अलग टाइप के एल्गी में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है, इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है, समझना है। और इसी पिगमेंट्स के बेस पर आने वाली क्लास में जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं एल्गी को क्लासिफाइड करूंगा, और क्लासिफिकेशन में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में क्लासिफाइड करूंगा इसी पिगमेंट्स के बेस पर। आया समझ में? तो इसलिए पिगमेंट्स को हमने स्ट्रक्चर में ना देकर के अलग कॉन्सेप्ट से इसको क्या किया, कंप्लीट किया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा पिगमेंट्स वाला। पिगमेंट्स का मतलब है क्या होता है, कलर। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एल्गी। ये जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आया ना, अब इससे रिलेटेड भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने कवर किया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर तो छोटे पॉइंट में किया है उसने, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार नीट के एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अगर मैं टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करूं कि एल्गी में कितने टाइप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर टाइप ऑफ एल्गी अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं कि एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है एक्चुअली वो कितने टाइप का हो सकता है, वो कितने टाइप्स का हो सकता है, किस किस शेप में वो प्रेजेंट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ही है यहाँ पर जो टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखना है बेटा इन एल्गी, वो क्या है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ शेप है, यानी उनकी शेप किस किस टाइप की हो सकती है। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट वन इज कफ शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, यानी कुछ ऐसे भी एल्गी है बेटा जिनकी बॉडी के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप कैसा होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर होगा। मैं बताऊंगा उसके एग्जांपल्स में बताऊंगा जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि विच वन टाइप ऑफ एल्गी हैज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, किस टाइप ऑफ एल्गी में कप शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकता है। तो वहां पर आपको डायरेक्ट जो मैं एग्जांपल्स लिखाऊंगा उस एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप में होगा। someone has girdle shape क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट। someone has reticulate टाइप ऑफ, रेटिकुलेट मतलब जालीनुमा नेट टाइप का होगा, है ना। गर्डल यानी कि जो हम बैंड बांधते हैं, बैंड शेप भी उसको बोलते हैं, जो बैंड होता है बैंड शेप भी गर्डल का मतलब होता है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी होगा बेटा, डिस्क शेप स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और स्टार शेप भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। यानी अलग अलग टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी के अंदर। जब हम एल्गी के एग्जांपल्स में आएंगे कि भाई स्पाइरोगारा में क्या प्रेजेंट है, क्लेमाइडोमोनास में क्या प्रेजेंट है, जिम्नेमा में क्या प्रेजेंट है, या और भी बहुत सारे एल्गी के एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा उनमें किस किस टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो वो सारे क्लोरोप्लास्ट, वो सारे जो हमने एल्गी एग्जांपल्स दिए उन सभी में अलग अलग टाइप के आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्लोरोप्लास्ट। तो जब हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे यानी टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट जब हम देखेंगे बेटा इन एल्गी, तो इसमें मैं जो एग्जांपल्स दूंगा तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको एग्जांपल्स याद हो जाएगा कि हाँ भाई एल्गी के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं एल्गी के, तो वो एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। सेकंड किस किस टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जहां से क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्क शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ एल्गी या विच वन ऑफ एल्गी। यहां से आ जाएगा स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यहां से जो शेप मैंने बताया उस शेप के बेस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके स्ट्रक्चर के साथ, इसके एग्जांपल्स के साथ और इससे रिलेटेड और भी जो आगे कॉन्सेप्ट है बेटा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एल्गी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा ग्रीन एल्गी का, ब्राउन एल्गी का और रेड एल्गी का, तो उसमें मैं अदर जो अलग अलग जो एल्गी है बेटा उस अलग अलग एल्गी के अलग अलग एग्जांपल्स भी मैं क्या करवाऊंगा, याद करवाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।